हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारी राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं थी, तो उसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। तो आज हम उनके पार्ट 2 के बारे में बातचीत करेंगे। तो 11वीं योजना आती है हमारी, कौन सी? जल जीवन मिशन, जो केंद्र सरकार की योजनाएँ थी, कार्यक्रम थे, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। 10 हमने पार्ट 1 में देख लिए थे, 11वां हमारे जल जीवन मिशन। प्रारंभ की बात करें तो 15 अगस्त 2019 से इसको प्रारंभ किया गया था। मंत्रालय की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय इसका मंत्रालय जो क्रियान्वित कर रहा है। नोडल विभाग की बात करें तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। इसकी टैगलाइन है हमारी हर घर जल। इसकी टैगलाइन क्या है? हर घर जल इसकी टैगलाइन है। लक्ष्य की बात करें तो वर्ष 2024 तक कार्यात्मक नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। और हमारे केंद्रीय बजट 2025-26 में इस मिशन की अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ा दी गई है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? 2024 तक वाला लक्ष्य को हमारे 2028 तक का लक्ष्य बना दिए गए है। और लक्ष्य ये है हमारे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। वित्त पोषण की बात करें तो केंद्र राज्य के बीच में से आधा आधा मतलब 50-50% बांटा जाएगा। यदि पहाड़ी क्षेत्र है तो केंद्र सरकार 90% और 10% हमारे पहाड़ी राज्य के द्वारा अदा किया जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो जल जीवन मिशन का व्यापक उद्देश्य है, और वो क्या क्या है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना। क्या हमारे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना। गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखाग्रस्त क्षेत्रों, सांसद आदर्श ग्राम योजना गांव में हमारे FHTC मतलब कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रावधान को प्राथमिकता देनी है। तो इन क्षेत्रों में सूखाग्रस्त क्षेत्र है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के जो गांव हैं ये गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र है, तो हमारे इनमें FHTC प्रावधान के को प्राथमिकता देनी है। फिर स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों में कार्यात्मक नल कनेक्शन सुनिश्चित करना है। तो ये जो हमारा क्षेत्र है, तो स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत भवन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्र और हमारे सामुदायिक भवन, इनमें कार्यात्मक नल कनेक्शन सुनिश्चित करना है। नल कनेक्शन की कार्य क्षमता की निगरानी करनी है। ऐसा नहीं केवल कनेक्शन लगाना ही है, बल्कि उनकी कार्य क्षमता की भी निगरानी करनी है। जल स्रोतों, बुनियादी ढांचे, नियमित संचालन और रखरखाव के लिए जल स्रोतों, बुनियादी ढांचे, नियमित जल संचालन और रखरखाव के लिए वित्त पोषण सहित जल आपूर्ति प्रणालियों की स्थिरता सुनिश्चित करना। क्या क्या? जल स्रोतों, बुनियादी ढांचे और नियमित संचालन तथा रखरखाव के लिए वित्त पोषण सहित जल आपूर्ति प्रणालियों की स्थिरता सुनिश्चित करना। जल क्षेत्र में मानव संसाधन को सशक्त और विकसित करना है। क्या? जल क्षेत्र में मानव संसाधन को सशक्त करना, साथ ही साथ उसे विकसित भी करना है। सुरक्षित पेयजल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जल को सभी की जिम्मेदारी बनाने के लिए हितधारकों को शामिल करना। तो ये हमारे कुछ उद्देश्य हैं हमारी इस योजना की। बात करें इसके अंतर्गत एक अभियान भी शुरू किया गया है। कौन सा अभियान है वो? कैच द रेन अभियान। तो जल जीवन मिशन के तहत 2019 में शुरू किया गया एक अभियान है। अभियान का नाम क्या है? कैच द रेन अभियान। उद्देश्य की बात करें इसकी अभियान की तो वर्षा जल के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैच द रेन अभियान शुरू किया गया है। बात करें तो गोवा भारत का पहला राज्य बना है जो हर घर जल ये सुनिश्चित किया गया है। कहाँ पे? गोवा। तो भारत का पहला राज्य है। अगली योजना आती है हमारी अमृत योजना। 12वीं योजना आती है हमारी अमृत योजना। अमृत का पूरा नाम क्या है हमारे? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका पूरा नाम है। मतलब अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। क्या? हमारे अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन इसका पूरा नाम है। प्रारंभ की बात करें तो ये हमारे 25 जून 2015 को शुरू किया गया कार्यक्रम है अटल मिशन। बात करें मंत्रालय की तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसका मंत्रालय। नोडल विभाग की बात करें तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। क्या? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, अग्नि यांत्रिकी नहीं है, अभियांत्रिकी विभाग है। अभियांत्रिकी विभाग इसका नोडल विभाग है। उद्देश्य की बात करें तो 1 लाख की आबादी जो हमारे नदी किनारे के शहरों के लिए तो 75,000 की बात करते हैं, जबकि नॉर्मली हमारे 1 लाख की आबादी वाले 500 शहरों में कितने? 500 शहरों में
शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना, जल आपूर्ति, सीवरेज प्रणाली, हरित स्थानों और पार्कों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो हमारे 500 शहर चुनने हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है, नदी किनारे वाले शहर है तो उनकी जनसंख्या केवल 75,000 तय की गई है। तो इन शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना, जल आपूर्ति, सीवरेज प्रणाली, हरित स्थानों और पार्कों पर ध्यान केंद्रित करना है। राजस्थान के 29 शहरों को इसके अंदर चयन किया गया। 500 में से कितने? 29 शहर कहाँ के? राजस्थान के। अब इसको अपडेट करके अमृत 2.0 योजना शुरू की गई है। बात करें अक्टूबर 2021 से इसको शुरू किया गया 5 वर्ष के लिए, 2021-22 से 2025-26 के लिए 5 वर्ष के लिए। इसके तहत क्या प्रत्येक शहर के लिए सिटी वाटर बैलेंस के विकास के माध्यम से, किसके माध्यम से? सिटी वाटर बैलेंस के माध्यम से पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। तो क्या है इसके तहत? क्या प्रत्येक शहर के लिए सिटी वाटर बैलेंस के माध्यम से क्या है? पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य है। साथ ही साथ इसमें क्या है? इसमें उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण या फिर पुनरुपयोग, जल निकायों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जल निकायों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब बात करें इस मिशन के लक्ष्य की बात करें तो 4,800 वैधानिक नगरों में, क्या 4,800 वैधानिक नगरों में हमारे 2.68 करोड़ नल कनेक्शन देना है, इसका पहला उद्देश्य। दूसरा, 500 अमृत शहरों में 2.64 करोड़ सीवरेज और सेप्टिक कनेक्शन देने हैं। कितने? 500 अमृत शहरों में 2.64 करोड़ सीवरेज और सेप्टिक कनेक्शन देने हैं। बात करें हमारे राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार अमृत 2.0 के तहत 183 नगर निकायों में पेयजल आपूर्ति संबंधी कार्य किए जाएंगे। तो 2.0 के तहत क्या किया जाएगा? 183 नगर निकायों में पेयजल संबंधी आपूर्ति संबंधी कार्य किए जाएंगे। 13वां योजना आती है हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। शुरुआत की बात करें तो 25 दिसंबर 2000 से इसकी शुरुआत की गई थी। कब से? 25 दिसंबर 2000 से इसकी शुरुआत की गई थी। योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मंत्रालय की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका मंत्रालय है। नोडल विभाग की बात करें तो सार्वजनिक निर्माण विभाग इसका नोडल विभाग है। उद्देश्य की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी और पहाड़ी और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाली जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनको सभी मौसमों में सड़क संपर्क प्रदान करना है। इसका उद्देश्य क्या है? मैदानी क्षेत्रों में तो हमारे 500 से अधिक आबादी वाले और हमारे ग्रामीण वो पहाड़ी और अन्य दुर्गम क्षेत्रों के लिए 250 वाला पैमाना रखा गया है। तो ऐसी ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में 12 मौसम वाली जो सड़क संपर्क है वो प्रदान करना है। वित्त पोषण की बात करें तो वर्ष 2015-16 से केंद्र और राज्य दोनों में 60-40 के अनुपात में ये दिया जाता है। पहले ये हमारे 100% केंद्र सरकार की योजना थी, लेकिन 2015-16 से इसमें 60-40 के अनुपात में वित्त पोषण किया जाता है। अब इसको क्या 4 चरणों में पूरा किया जा रहा है। बात करें चरणों के हिसाब से, पहला चरण आया था 2000 से 2012 तक। पहले चरण की बात करें तो हमारे पात्र बस्तियां थी, तो पात्र बस्तियों को सभी मौसमों में सड़क संपर्क सुनिश्चित करना है। दूसरा चरण आता है हमारे 2013 से 2019 तक का। 2013 से 2019 तक का दूसरा चरण आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 50,000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन करने का लक्ष्य रखा है। हमने क्या किया? 50,000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन करने का लक्ष्य रखा है। तीसरे चरण की बात करें तो 2019 से 2024 तक का तीसरा चरण है। तो इसमें 1.25 लाख किलोमीटर लंबे मार्गों एवं प्रमुख ग्रामीण संपर्कों को मजबूत करना है। क्या करना है? 1.25 लाख किलोमीटर लंबे मार्गों एवं प्रमुख ग्रामीण संपर्कों को मजबूत करना। चौथे चरण की बात करें 2024 से 2028 तक, तो 25,000 असंबद्ध बस्तियों को, क्या 25,000 असंबद्ध बस्तियों को नए संपर्क प्रदान करने हेतु 62,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना है। अब इसकी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है तो इसके लाभ के बारे में देखें तो ग्रामीण बस्तियों की बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। इससे क्या होगा? ग्रामीण बस्तियों की बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी और अवसंरचना निर्माण कार्यों से रोजगार सृजन होगा। अगली योजना आती है हमारी PM विश्वकर्मा योजना। बात करें इसकी तो 17 सितंबर 2023 से इसका प्रारंभ किया गया था। मंत्रालय हमारे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय इसका मंत्रालय। नोडल विभाग की बात करें तो उद्योग विभाग,
कौन सा? उद्योग विभाग इसका नोडल विभाग है। अवधि की बात करें, वित्त अवधि की, 2023-24 से 2027-28 तक ये योजना चलेगी। अब इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो इस योजना के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? कारीगरों और शिल्पकारों को, किनको? कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना और उन्हें इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र बनाना। तो क्या करना हमारे? कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना और उन्हें इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र बनाना, पहला उद्देश्य। दूसरा आता है उनके कौशल को निखारने, क्या? उनके कौशल को निखारने और उन्हें प्रासंगिक बनाने के लिए तथा उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करने की व्यवस्था करना है। क्या करना? कौशल उन्नयन प्रदान करने की व्यवस्था करना। उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, क्या? उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों हेतु सहायता प्रदान करना। क्या? बेहतर और आधुनिक उपकरणों हेतु सहायता प्रदान करना इसका तीसरा उद्देश्य। चौथा आता है हमारे लाभार्थियों को कोलेटरल मुक्त ऋण तक पहुंच प्रदान करना। लाभार्थियों को क्या? कोलेटरल मुक्त ऋण तक पहुंच प्रदान करना। ब्याज छूट की बात कर रहे हैं, ये दूर नहीं, छूट है। ब्याज छूट प्रदान करके ऋण की लागत को कम करना। तो ब्याज ऋण में क्या? ब्याज की छूट दे देंगे तो उनको लागत में कमी आएगी। इन विश्वकर्माओं को डिजिटल सशक्तिकरण को जो हमारे प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल लेन देन हेतु प्रोत्साहित करना है। क्या करना? जो विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं, इन लाभार्थियों को डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल लेन देन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना। ब्रॉड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए, क्या? ब्रॉड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए एक मंच प्रदान करना ताकि उन्हें विकास के नए अवसरों तक पहुंचने में मदद हो सके, विकास के नए अवसरों तक पहुंचने में मदद हो सके। कवरेज की बात करें तो 18 पारंपरिक जो हस्तशिल्प व्यवसाय है उसको इनके अंदर शामिल किया गया है। पात्रता की बात करें तो प्रति परिवार एक सदस्य को इसके अंदर पात्र माना गया है। क्या माना गया? प्रति परिवार एक सदस्य को इसके अंदर पात्र माना गया है। न्यूनतम 18 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। कारीगरी या शिल्पकार जो स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है। क्या? स्वरोजगार, कारीगरी शिल्पकार जो हमारे स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में कार्य करता हो। केंद्र या राज्य सरकारों के द्वारा स्वरोजगार या व्यवसाय के विकास हेतु संचालित जो क्रेडिट आधारित योजनाओं, जैसे हमारे पीएम स्वनिधि, मतलब इसके अंदर क्या है? जो हमारे लोन वाली जो योजना है, जैसे पीएम स्वनिधि, सुधरानीय मुद्रा, PMEGP मतलब प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आदि के तहत पिछले 5 वर्षों में कोई ऋण नहीं लिया गया हो, उनको इनके अंदर पात्र माना जाएगा। तो पीएम स्वनिधि, ये मुद्रा, PMEGP मतलब प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मतलब प्रधानमंत्री रोजगार जनरेशन प्रोग्राम है, तो उनके तहत पिछले 5 साल में कोई भी लोन नहीं लिया गया। अब इसके अंतर्गत क्या क्या दिया जाएगा या क्या क्या होगा उसकी बात करें तो 5 से 7 दिन तक हमारे 40 घंटे का एक मूलभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ साथ एक उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा 15 दिन का, जिसमें हमारा 120 घंटे का प्रशिक्षण शामिल है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, प्रतिदिन 500 रुपये का प्रतिदिन स्टाइपेंड दिया जाएगा। टूल किट प्रोत्साहन की बात करें तो 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा टूल किट प्रोत्साहन के रूप में। 5% रियायती ब्याज दर पर, 5% की रियायती दर पर 1 लाख पहली किस्त में और 2 लाख दूसरी किस्त तक का कोलेटरल मुक्त ऋण समर्थन दिया जाएगा। कितना? 2 लाख का, गसरी नहीं है, दूसरी है, दूसरी किस्त कितने की? 2 लाख की। तो इस तरह टोटल 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। और 2 लाख की बात करें, पहले लाख 1 लाख की बात करें, पहली किस्त उन्हें दी जाएगी जिन्होंने 5 से 7 दिन का जो मूलभूत प्रशिक्षण ले रखा है, और दूसरी किस्त मतलब 2 लाख रुपए उन्हें दी जाएगी जिन्होंने पहली किस्त पहले से ले लिए और उनका भुगतान कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने उन्नत प्रशिक्षण जो 15 दिन का है, 120 घंटे का, वो ले रखा है, उन्हें ही दिया जाएगा। अधिकतम 100 डिजिटल लेन देन के रूप में मासिक 1 रुपये प्रति लेन देन के हिसाब से प्रोत्साहन दिया जाएगा। राष्ट्रीय विपणन समिति विपणन संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी। कौन? राष्ट्रीय विपणन समिति क्या करेगी? विपणन संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी। अगली योजना आती है हमारी नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी। तो इनकी बात करें, नोडल विभाग रहेगा हमारा ग्रामीण विकास विभाग।
पहले आता है इसमें नमो ड्रोन दीदी। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग की ये पहल है, नमो ड्रोन दीदी। उद्देश्य क्या है, हमारे महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजी को कृषि सेवाएं प्रदान करनी है तो ड्रोन तकनीक से लैस करना है। लक्ष्य हमारे 2024-25 से 2025-26 के बीच 15,000 महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान किया जाएगा। कितने? 15,000 महिला एसएचजी को क्या किया जाएगा? ड्रोन प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार ड्रोन की लागत का 80% तक, मतलब लगभग 8 लाख तक का वहन करती है। इसमें क्या किया जाता है? केंद्र सरकार ड्रोन की लागत का 80% तक, मतलब 8 लाख तक का वहन करती है, और शेष 20% लागत के लिए स्वयं सहायता समूह 3% ब्याज अनुदान के साथ हमारे कृषि अवसंरचना वित्त पोषण सुविधा से ऋण ले सकते हैं। महिलाओं को कृषि में ड्रोन के उपयोग संबंधी 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। महिलाओं को क्या किया जाएगा? कृषि में ड्रोन के उपयोग संबंधी 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। राजस्थान में कोटा जिले में से इसको शुरू किया गया। कहाँ से? राजस्थान के कोटा जिले से इसको शुरू किया गया। मार्च 2024 में कोटा में आयोजित प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण और हस्तांतरण समारोह, प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण और हस्तांतरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 104 महिला स्वयं सहायता समूहों को खेती हेतु ड्रोन वितरित किए गए। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य को 5 जोन में बांटकर 5 कंपनी को दायित्व दिया गया है। क्या इसके तहत क्या किया जाएगा? राज्य को 5 जोन में बांटा जाएगा और 5 कंपनियों को दायित्व दिया जाएगा ड्रोन को बांटने का। तो राज्य बजट 2025-26 की बात करें तो नमो ड्रोन दीदी योजना और कस्टम हायरिंग सेंटर पर उपलब्ध ड्रोन्स के माध्यम से आगामी वर्ष में, मतलब आने वाले वर्ष में 1 लाख हेक्टेयर में नमो यूरिया या नमो डीएपी के छिड़काव के लिए हमारे 2,500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि दिए जाने की घोषणा भी की गई है। तो अगले वर्ष क्या किया जाएगा? 2025-26 में हम क्या करेंगे? 1 लाख हेक्टेयर में नमो यूरिया और नमो डीएपी की छिड़काव के लिए 2,500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि भी देंगे। तो इसकी घोषणा भी की गई। अगली योजना आती है हमारी कौन सी? लखपति दीदी। लखपति दीदी की बात करें तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक पहल की गई है। तो लखपति दीदी क्या है? हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्या एक पहल है। इसका उद्देश्य की बात करें तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना इसका पहला उद्देश्य। साथ ही साथ देखें तो लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती है। जो लखपति दीदी होगी वो क्या होगी? हमारी स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती है, जिसकी वार्षिक आय हमें 1 लाख या इससे अधिक करनी है। जिसकी आय कितनी करनी है? हमें 1 लाख या 1 लाख से अधिक करनी है, तो वो हमारे स्वयं सहायता समूह की सदस्य होगी। लक्ष्य की बात करें हमारे तो केंद्र सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने? 3 करोड़ हमें लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 11.21 लाख है। ये 3 करोड़ में से 11.21 लाख हमारे राजस्थान की वर्ष 2024-25 के लिए। बजट की बात करें तो बजट राज्य बजट 2025-26 के अनुसार राजीविका मिशन के अंतर्गत, किसके तहत? राजीविका मिशन के अंतर्गत 20 लाख हमारा लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 20 लाख हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे व्यक्तिगत उद्यम के लिए इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? व्यक्तिगत उद्यम हेतु 5 लाख तक का ऋण कितनी अवधि के लिए? 5 साल के लिए। 5 लाख तक का ऋण 5 साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। राज्य बजट 2025-26 में लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाले स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को, इसमें लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाले स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख तक का ऋण हमारे राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। आगामी वर्ष में उसे 3 लाख लखपति दीदी को दिया जाएगा। तो लखपति दीदी को कितनी? 3 लाख दिया जाएगा। शुरू में तो कितना? 1 लाख ही दिया जाएगा। ये ऊ लाख नहीं है, 3 लाख है, ध्यान रखना, ये ऊ गलत है, 3 लाख है। फिर आते हैं हमारे कृषि सखी। क्या कृषि सखी की बात करें तो केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि कल्याण मंत्रालय की प्राकृतिक खेती की को बढ़ावा देने हेतु क्या केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि कल्याण मंत्रालय की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु DAY NRLM के तहत एक संयुक्त पहल हमारी क्या? कृषि सखी। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र के द्वारा 50,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षित करना और साथ ही साथ उन्हें प्रमाणित करना इसका उद्देश्य है।
इसके तहत हमारे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को खेती संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके तहत क्या किया जाता है? स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को खेती संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इसका पहला चरण राजस्थान सहित राजस्थान सहित 12 राज्यों में संचालित है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, 12 राज्यों में संचालित किया जा रहा है। अब आता बैंक सखी। क्या आता? बैंक सखी। बात करें इसकी शुरुआत हमारे वर्ष 2016 के अंदर की गई थी। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। विश्व बैंक और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किन ने मिलकर शुरुआत की थी? विश्व बैंक और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य की बात करें तो स्वयं सहायता समूहों को महिला सदस्य हैं उनको बैंकिंग प्रतिनिधि बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूहों को महिला सदस्य हैं उनको बैंकिंग प्रतिनिधि बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रमुख कार्य की बात करें तो बैंक खाते खोलना, जमा कराना, नकदी निकालना, सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच बनाना, ये हमारे इसके अंदर बैंक सखी के अंदर प्रमुख कार्य। अगला पार्ट आता हमारा पशु सखी। क्या था? पशु सखी की बात करें तो स्वास्थ्य एवं पशुधन उत्पादन विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता है। क्या करना है? इसमें स्वास्थ्य एवं पशुधन उत्पादन विस्तार के लिए क्या मान्यता प्राप्त अभिकर्ता रहेंगे, एजेंट रहेंगे। इनके प्रशिक्षण हेतु पशुपालन विभाग राजस्थान की ए हेल्प योजना शुरू की गई। तो इनके प्रशिक्षण के लिए क्या पशुपालन विभाग राजस्थान ने क्या किया है? ए हेल्प योजना शुरू की है। कब? जुलाई 2024 से। राज्य में 9000 पशु सखियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत क्या राज्य में 9000 पशु सखियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। अब ए हेल्प की बात करें तो एक्सलरेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ए हेल्प की बात करें तो एक्सलरेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन इसका पूरा नाम है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ये किन किन की संयुक्त पहल है? हमारे मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। बात करें राजस्थान, यह योजना लागू करने वाला उत्तर भारत का दूसरा राज्य है। राजस्थान क्या है? यह योजना लागू करने वाला उत्तर भारत का दूसरा राज्य है। वर्तमान में यह योजना 11 राज्यों में संचालित है। फिर अगला पार्ट आता हमारा सोलर दीदी। यह राजस्थान सरकार की एक पहल है। तो बजट की बात करें तो राज्य बजट 2025-26 में सोलर दीदी के रूप में नवीन मानदेय कैडर बनाए जाने की घोषणा की गई है। क्या? सोलर दीदी के रूप में हमारे नवीन मानदेय कैडर बनाए जाने की घोषणा की गई है। पहले चरण की बात करें तो प्रथम चरण में स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितनी? 25,000 महिलाओं को हमारे सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब बात करें हमारे राज्य निधि से संचालित कौन कौन सी योजनाएं। किससे संचालित? हमारे राज्य निधि से संचालित कौन कौन सी योजनाएं। पहली आती हमारी लाडो प्रोत्साहन योजना। प्रारंभ की बात करते 1 अगस्त 2024 से इसको शुरू किया गया था। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया है, मतलब नोडल विभाग रहेगा इसका। लाभार्थी की बात करें तो अगस्त 2024 के बाद जन्मी बालिकाएं इसके लाभार्थी रहेंगी। 8 मार्च 2025 को जो हमारे 1 लाख रुपए का राशि लाभ दी जाती थी उसको बढ़ा करके 1.5 लाख करने की घोषणा की गई है। कितने? 1.5 लाख करने की घोषणा की गई। 1,50,000 की घोषणा है और ये 1.5 लाख हमारे 7 किस्तों में दिए जाएंगे। कितने? 7 किस्तों में 1.5 लाख दिए जाएंगे। योजना का उद्देश्य की बात करें तो बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच और बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना पहला उद्देश्य। बालिकाओं के पालन पोषण, शिक्षण और स्वास्थ्य के मामले में बालिकाओं के पालन पोषण, शिक्षण और स्वास्थ्य के मामले में होने वाले जो लैंगिक भेदभाव है इसको रोकना एवं बालिकाओं के बेहतर शिक्षण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। क्या? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा घटते हुए शिशु लिंग अनुपात को सुधारना, इनके कुछ उद्देश्य। फिर बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना, बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही साथ बाल विवाह में कमी लाना, इस योजना के प्रमुख कुछ उद्देश्य हैं। अब इसके अंतर्गत लाभ की बात करें तो लाभ क्या क्या दिया जाएगा। तो हमारे पहली किस्त 7 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त होगी राजकीय एवं अधिकृत निजी अस्पतालों में बालिका के जन्म पे पहले 2,500 देते थे, अब 5,000 देंगे।
दूसरी किस्त की बात करें तो 1 वर्ष की आयु एवं सभी टीकाकरण पूरी करवाने पर पहले 2,500 देते थे, अब 5,000 देंगे। तीसरी किस्त की बात करें तो राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर पहले 4,000 देते थे, अब 10,000 देंगे। चौथी की बात करें तो छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर पहले 5,000 देते थे, अब 15,000 देंगे। पाँचवीं की बात करें तो 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर पहले 11,000 देते थे, अब 20,000 देंगे। छठी की बात करें तो 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर पहले 25,000 देते थे, अब भी 25,000 देंगे। और 7वीं किस्त की बात करें तो यदि स्नातक उत्तीर्ण कर लेती है बालिका और 21 साल की उम्र पूरी कर लेती है तो पहले 50,000 देते थे और अब कितने 70,000 देते हैं। तो इस तरह 1.5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अगली योजना आती है हमारी कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। या कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की बात करें, प्रारंभ की बात करें तो 15 जनवरी 2025 से सांगानेर जयपुर से इसको शुरू किया गया था। नोडल विभाग क्या रहेगा इसका? भूजल विभाग इसका नोडल विभाग रहेगा। ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रेन अभियान से प्रेरित है। इससे कैच द रेन अभियान था केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के, उससे प्रेरित है। लक्ष्य क्या है हमारा? 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। इसके तहत क्या किया जाएगा? 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। इसके उद्देश्य की बात करें तो वर्षा जल के संरक्षण को बढ़ावा देना और भूजल के स्तर में वृद्धि सुनिश्चित करना। क्या? हमारे वर्षा जल के संरक्षण को बढ़ावा देना, साथ ही साथ भूजल स्तर में वृद्धि सुनिश्चित करना, इसके 2 उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य आता हमारे जल संचय में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। क्या? जल संचय में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। शुरुआत की बात करें तो आरंभिक स्तर पर यह अभियान जयपुर, सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू इन जिलों में चलाया जा रहा है। तो कौन कौन से जिले हमारे? जयपुर, सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू इन जिलों में इसको शुरुआती स्तर पर चलाया जा रहा है। अगली योजना आती है हमारे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। कौन सा? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। शुरुआत की बात करें तो प्रारंभ हमारे फरवरी 2024 में इसको प्रारंभ किया गया था। नोडल विभाग की बात करें तो पंचायती राज विभाग इसका नोडल विभाग है। लक्ष्य की बात करें तो 4 सालों में 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना है। तो क्या करना? 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना। अब इसका उद्देश्य की बात करें तो इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला उद्देश्य आता है अधिकतम वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण को बढ़ावा देना। दूसरा हमारा उपलब्ध जन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। तीसरा गांवों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। चौथा हमारा हरित क्षेत्र को बढ़ाना। पांचवा हमारा सिंचित एवं कृषि योग्य क्षेत्र को बढ़ाना। इसके कुछ उद्देश्य बात करें हमारे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जनवरी 2016 में झालावाड़ से शुरू किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो अभियान है ये हमारे झालावाड़ से शुरू किया गया था। कब? जनवरी 2016 में। बात करें इसके मुख्य कार्य की, इस अभियान के मुख्य कार्य की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत नए एनीकट, खेत, तालाब, मिनी परकोलेशन टैंक, सब सरफेस बैरियर इनका निर्माण और पुरानी संरचनाएं हैं उनका निर्माण, ये सब कार्य किए जा रहे हैं। मुख्य कार्य की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत नए एनीकट, खेत, तालाब, मिनी परकोलेटल टैंक, सब सरफेस बैरियर इनका निर्माण और पुरानी संरचनाओं का निर्माण, ये सब कार्य किए जा रहे हैं। फिर आता है अटल ज्ञान केंद्र। चौथी योजना आती है हमारी अटल ज्ञान केंद्र। घोषणा की बात करें तो सुशासन के दिवस पर 25 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई है, मतलब घोषणा की गई है। राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत, राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खोले जाएंगे। उद्देश्य की बात करें तो इन ज्ञान केंद्रों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण और ई लाइब्रेरी की व्यवस्था के साथ साथ आमजन को विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। स्थानीय युवक युवतियों का अटल प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा। क्या? स्थानीय युवक युवतियों का अटल प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा। और राज्य बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार प्रथम चरण में 3,000 से अधिक आबादी वाले, या पहले चरण में 3,000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो राज्य बजट 2025-26 की बात करें तो इसके पहले चरण में 3,000 से अधिक आबादी वाली जो पंचायत मुख्यालय उनमें के अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फिर अगली योजना आती है हमारे अटल प्रगति पथ। क्या आती है हमारे अटल प्रगति पथ की बात करें तो हमारे 29 मार्च 2025 में कोटा से इसको शुरू किया गया है।
कब से? 29 मार्च 2025 से कोटा से इसको शुरू किया गया है। युवा एवं रोजगार उत्सव पर, क्या युवा और रोजगार उत्सव पर इसको शुरू किया गया है। नोडल विभाग की बात करें तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया, मतलब नोडल विभाग रहेगा इसका। घोषणा की बात करें तो राज्य बजट 2024-25 के अंतर्गत इसका बताया गया था। 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 1 से 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। क्या? 1 से 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी हमारे 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में। राज्य बजट 2025-26 में 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गाँवों में अटल प्रगति पथ के निर्माण की घोषणा की गई। किसके लिए? 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गाँवों में अटल प्रगति पथ के निर्माण की घोषणा की गई है। अगला अभियान आता है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। क्या? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। बात करें इसकी तो कोटा से इसको शुरू किया गया 29 मार्च 2025 को। युवा और रोजगार उत्सव के मौके पर इसको शुरू किया गया। पहले इसका नाम था राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, या राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम इसके पहले नाम हुआ करता था। नोडल विभाग की बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग है। क्या? स्कूल शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग है, आप इसको याद रखेंगे। फिर आता है इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन करना इसका मेन उद्देश्य है। किसका? हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन करना इसका मेन उद्देश्य है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके तहत कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों का, इसके तहत क्या? कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों का हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय में दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है? दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाता है। किसमें? कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों का, और वो किन किन विषयों में? हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों में। अगली योजना आती है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। प्रारंभ की बात करें तो 15 दिसंबर 2024 को इसको प्रारंभ किया गया था। नोडल विभाग क्या रहेगा इसमें? स्वायत्त शासन विभाग इसका नोडल विभाग रहेगा। लाभार्थी की बात करें तो शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद और असहाय परिवारों के असंगठित श्रमिक, भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, सफाई कर्मचारी, ये सब इसके जो लाभार्थी रहेंगे। किस किस के? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के ये लाभार्थी रहेंगे। लाभ की बात करें तो इसमें क्या लाभ दिया जाएगा? बिना किसी गारंटी के, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? बिना किसी गारंटी के 80,000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बिना किसी गारंटी के क्या? 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 3 किस्तों में ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या? 3 किस्तों में ऋण प्राप्त किया जा सकता है। पहली किस्त में 10,000 रुपये की राशि 12 महीने के लिए, दूसरी किस्त में 20,000 की राशि 18 महीने के लिए, तीसरी किस्त में 50,000 की राशि 36 महीने के लिए दी जाती है। समय पर यदि ऋण का पुनर्भुगतान करते हो तो उनको राज्य सरकार के द्वारा 7% का ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। समय पर ऋण का पुनर्भुगतान करने वालों को राज्य सरकार के द्वारा 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अगली योजना आती है हमारी पंचगौरव योजना। योजना का नाम क्या? पंचगौरव योजना। प्रारंभ की बात करें तो 17 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया था। कार्यान्वयन की बात करें तो इसका कार्यान्वयन हमारे आयोजना विभाग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आयोजना विभाग के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। इसके माध्यम से राज्य के पंचमुखी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा? हमारे राज्य के पंचमुखी विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले में 5 तत्व चिन्हित किए गए जिन्हें पंचगौरव कहा जाता है, और इनके विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब प्रत्येक जिले में इनके नोडल विभाग कौन कौन बनाए गए? एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल। तो एक उपज के लिए कृषि, एक प्रजाति के लिए वन विभाग, एक उत्पाद के लिए उद्योग विभाग, पर्यटन स्थल के लिए पर्यटन विभाग और खेल के लिए खेल विभाग। तो ये हमारे नोडल विभाग बनाए गए हैं। तो पंचगौरव के लिए हमारे 41 जिले हैं, तो उनको नामित किया गया है। तो आप इस स्क्रीन को रोक के देख सकते हैं। जैसे अजमेर है तो अजमेर में हमारे पर्यटन स्थल पुष्कर तीर्थ, खेल हॉकी, प्रजाति नीम, उपज गुलाब, उत्पाद क्या? हमारे ग्रेनाइट मार्बल के उत्पाद। तो इसी तरह से हमारे अलवर, हमारे बालोतरा, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, तो इनके जो हमारे पर्यटन स्थल, खेल, उत्पाद, प्रजाति, उपज, इनको स्क्रीन को रोककर देख सकते हैं। जैसे हमारे बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, बालोतरा में नाकोड़ा का जैन मंदिर है, बाड़मेर का हमारा किराड़ू मंदिर है, बाड़मेर का हमारा रामगढ़ क्रेटर है। तो आप इनको देख सकते हैं।
जैसे 12 में हमारे प्रजाति में चिरौंजी है, जो हमारे ब्यावर में करंज है, तो आप इनको देख सकते हैं। बाड़मेर में बास्केटबॉल, तो आप इन सबको स्क्रीन रोक कर देख सकते हैं। आगे हमारे जैसे अगले ज़िले हैं, जैसे भीलवाड़ा, हमारे बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डीग, धौलपुर, कुचामंडी, डीडवाना, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर। तो इसमें हमारे कौन कौन से हैं? तो भीलवाड़ा में जैसे हमारा मांडलगढ़ का किला है, हमारे चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ का किला है। दौसा को याद किया जाता है हमारे मेहंदीपुर के बालाजी के लिए। हमारे धौलपुर में हमारे क्या है? मचकुंड तीर्थ। जैसे हमारे डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम है, सागवान की लकड़ी है, आम तो वहाँ की वैसे भी फेमस है। आप जैसे चित्तौड़गढ़ में अजवाइन है, दौसा की सौंफ है, धौलपुर का आलू है, हमारे बीकानेर की मेथी है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर नमकीन को आप कैसे भूल सकते हैं? तो बीकानेर के जैसे तीरंदाजी है और डीग की कुश्ती है। तो जैसे आप देख सकते हैं दौसा के पत्थर के उत्पाद है, सिकंदरा है दौसा के पास, वहाँ पत्थर के उत्पाद काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। कुचामंडी डीडवाना की बात करें तो इसमें कबड्डी है, और कुचामंडी डीडवाना हमारे खिजड़ी के पेड़ हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। स्क्रीन को रोककर आप इनको याद भी कर सकते हैं। अगले हमारे कौन कौन से जिले, जैसे हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, खैरथल, तिजारा, कोटा, कोटपुतली, बहरोड। तो इसमें जैसे हमारे हनुमानगढ़ में कृषि आधारित उत्पाद है, गोगामेडी मंदिर है, झालावाड़ का गागरोन का किला है, करौली है तो करौली में कैला देवी मंदिर है, हमारे जैसलमेर में जैसलमेर का किला है। फिर हमारे जो झुंझुनू के अंदर हमारा बास्केटबॉल है। हमारे जो जोधपुर में पीलू जाल के वृक्ष है, जाल के वृक्षों को जैसलमेर और पीलू दोनों में जाल के वृक्ष पीलू जाल है। जयपुर में लेसुए हैं। तो ऐसे ही हमारे लकड़ी के उत्पाद हमारे यहाँ झुंझुनू के प्रसिद्ध है। तो वही बात कि कोटा डोरी हमारे कोटा की है, तो हमारे कोटा के चंबल रिवर फ्रंट है। धनिया, खेर, सरसों, झालावाड़ के संतरा तो वैसे भी सबसे प्रसिद्ध है, तो आप इनको याद कर सकते हैं। स्क्रीन पर रखकर और भी देख सकते हैं। अगले हमारे ज़िले आते हैं, जैसे हमारे नागौर, पाली, फलोदी, प्रतापगढ़। तो हमारे जैसे पाली के टेक्सटाइल उत्पाद है, रणकपुर के जैन मंदिर है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे प्रतापगढ़ का है, कलौंजी है, तेंदू है, फलोदी के अंदर हमारे पीलू जाल के वृक्ष है, आप इनको देख सकते हैं। फिर हमारे राजसमंद, सलूम्बर, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, ये ज़िले हैं। तो इसमें जैसे हमारे जैसलमेर झील हमारे सलूम्बर के अंदर पड़ती है, अब खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर के अंदर है, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर हमारे टोंक में है, महुआ के वृक्ष हमारे सिरोही के अंदर है, पलाश हमारे सलूम्बर में है, तीरंदाजी के लिए सिरोही जाना जाता है, तैराकी के लिए उदयपुर क्योंकि वहाँ झीलों की नगरी है, अमरूद के उत्पाद हमारे सवाई माधोपुर में, ग्रेनाइट के उत्पाद हमारे उदयपुर के अंदर, सीताफल हमारे कहाँ उदयपुर के अंदर, हमारे राजसमंद में हॉकी। तो आप इस तरह से इनको देख सकते हैं, स्क्रीन पर रोक के बाकी भी देख सकते हैं। अब अगली योजना आती है हमारी राजस्थान की, मिशन हरियालो राजस्थान। तो प्रारंभ की बात करें तो 7 अगस्त 2024 को से इसको 2 से शुरू किया गया है। इसका नोडल विभाग रहेगा हमारा वन विभाग। यह प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान से ये प्रेरित है। लक्ष्य है अगले 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाना। इसका लक्ष्य क्या है? अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना इसका लक्ष्य है। वर्ष 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और 25-26 में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत हर जिले के अंदर मातृ वन की स्थापना की जाएगी। कि हर जिले के अंदर क्या किया जाएगा? मातृ वन की स्थापना की जाएगी। मातृ वन नहीं है, मातृ वन की स्थापना की जाएगी। उद्देश्य की बात करें तो राजस्थान को हरा भरा बनाना, वन क्षेत्र का विस्तार करना, पर्यावरण की रक्षा करना, जलवायु संतुलन बना के रखना, जैव विविधता संरक्षण, वन्य जीवन के लिए बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। क्या? जैव विविधता का संरक्षण करना, साथ ही साथ वन्य जीवन के लिए बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करके वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन बनाना, साथ ही साथ मरुस्थलीकरण को रोकना और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देना, इसके कुछ उद्देश्य हैं। अगली और लास्ट की योजना आती है आज की हमारी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। योजना का नाम क्या है? हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। घोषणा की बात करें 12 मार्च 2025 को इसकी घोषणा की गई थी। वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। नोडल विभाग की बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग इसका नोडल विभाग है।
बजट की बात करें तो इसके लिए 300 करोड़ का आवंटन किया गया है बजट का। उद्देश्य क्या? गरीबी मुक्त राजस्थान इसका प्रमुख उद्देश्य है। योजना का नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना। लक्ष्य की बात करें तो पहले चरण में 5000 गाँवों में सभी बीपीएल परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाना इसका प्राइमरी उद्देश्य है। तो इस तरह हमने जो राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में देखा, 2 पार्ट के अंदर देखा। पहला पार्ट यदि आपने नहीं देखा तो पहले वो आप देखिए, जिससे आपकी अच्छी समझ विकसित होगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।